गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपकृत्य विधि के एक बिंदु पर चर्चा करूंगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि अपकृत्य में और अपराध में क्या अंतर है। कहने का मतलब ये है कि आज का अपना मुद्दा जो है वो ये जानना है कि अपकृत्य में और अपराध में डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अपकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सिविल और आपराधिक अपकार के नाम से जानते हैं। साथ में मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि सभी सिविल मामले अपकृत्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन सभी अपकृत्य सिविल अपकारों की श्रेणी में आते हैं। और आज अपन उन सिविल अपकारों की जिन्हें हम अपकृत्य की श्रेणी में काउंट करते हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे आपराधिक अपकारों के साथ या अपराध के साथ। तो आज का अपना जो मुद्दा है वो है अपकृत्य और अपराध में अंतर। देखो, इसको मैंने बिल्कुल समराइज रूप में आपके सामने इस चार्ट में रखा है। पहला जो अंतर अपन इसमें देखते हैं वो है प्रकृति की गंभीरता। देखो, सभी अपकारों की जो इंटेंसिटी या गंभीरता है वो समान नहीं होती, और प्रत्येक अपकार का जो अंतिम उपचार या रेमेडी न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है वो उस अपकार की गंभीरता को देखते हुए की जाती है। कहने का मतलब है कि गंभीरता किसी भी अपकार या किसी भी दोषपूर्ण कार्य के लिए दृष्टिपात करने के लिए पहला मुद्दा होता है। तो देखो, अपकृत्य की जो गंभीरता है वो कम होती है बजाय किसके? अपराध के। तो पहला बिंदु हमें ये बताता है कि अपकृत्य अपराध की तुलना में कम गंभीर होते हैं या अपराध अपकृत्य की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। दूसरा जो अपन अंतर इसमें देखेंगे वो है अपकार की श्रेणी। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अपकार की दो श्रेणियां हैं, सिविल अपकार और आपराधिक अपकार। तो यहाँ ये देखो, अपकृत्य जो है वो एक ऐसा सिविल अपकार है जो प्राइवेट अपकार की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब ये अपकार जो है वो व्यक्ति विशेष के प्रति किया जाता है या किसी सब्जेक्ट विशेष के विरुद्ध किया जाता है, जबकि अपराध जो है वो एक ऐसा अपकार है जो लोक के विरुद्ध किया जाता है। तो ये अपकृत्य जो है वो प्राइवेट श्रेणी का अपकार है और अपराध जो है वो लोक श्रेणी का अपकार है। तीसरी बात ये आती है कि उपचार हासिल करने के लिए न्यायालय में वाद दाखिल कौन करे। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखो, अपकृत्य जो है उनमें वादकर्ता पीड़ित स्वयं हो सकता है, जिसके लीगल राइट का हनन हुआ है, जिसे इंजरी या लीगल डैमेज हुआ है, वो पीड़ित स्वयं अपकृत्य के लिए न्यायालय में वाद दाखिल करेगा और सिविल न्यायालयों में वाद दाखिल करेगा। जबकि अपराध एक ऐसा अपकार है जिसके संबंध में पीड़ित नहीं बल्कि पीड़ित की ओर से राज्य वाद करता होगा, या यूं कहें कि आपराधिक मामलों में वादी पीड़ित की ओर से स्टेट होता है। चौथा जो इसमें अंतर अपन लेते हैं वो है वाद की वापसी के मामले में क्या स्थिति है। तो देखो, सिविल अपकार के कृत्य जो है, सिविल अपकार की श्रेणी के जो कार्य हैं वो बहुत ही कम गंभीर होते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि अपकृत्य संबंधी वाद को वादी प्रतिवादी के साथ समझौता करके कभी भी वापस ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि समझौते के जरिए वादी अपने अपकृत्य संबंधी वाद को सिविल न्यायालय से कभी भी विड्रॉल कर सकता है। जबकि अपराध के मामले में एक बार यदि मामला दाखिल हो गया तो कुछ आपवादिक दशाओं को छोड़कर उन मामलों को न्यायालय द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 323 के अनुसार या 323 में यह कहा गया है कि जो समनीय अपराध हैं उन मामलों में समझौता हो सकता है,
और वाद न्यायालय से वापस पक्षकारों द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन जो गैर समनीय अपराध हैं उन मामलों को न्यायालय से एक बार दाखिल होने के बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। पांचवा जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो है रेमेडी या उपचार। तो अपकृत्य जो है उस मामले में क्षत या पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति देकर न्यायालय द्वारा कंपनसेट वो उपचारित किया जाता है, जबकि आपराधिक मामलों में अपकारी को दंड देना प्राथमिक उद्देश्य है। देखो यहाँ क्षतिपूर्ति करना मुख्य उद्देश्य है अपकृत्य संबंधी वादों का, जबकि अपराध संबंधी वाद, देखो अपराध जो है वो लोक विरोधी कार्य होते हैं और इन वादों का उद्देश्य क्षतिपूर्ति न होकर समाज की रक्षा करना होता है और समाज की रक्षा के लिए अपकारी को दंडित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये समाज के लिए एक सिंबल होना चाहिए या एक मिसाल होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी अपराध करेगा तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। इसलिए अपकारी को दंड देकर ही उपचार प्रदान किया जाता है पीड़ित को। अब यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन भी कुछ मामलों में बनती है जिनमें अपकारी जो है उसको हम अपकृत्य या अपराध दोनों में किसी भी श्रेणी में लायबल ठहरा सकते हैं, लेकिन दोनों श्रेणियों में एक साथ वाद दाखिल नहीं कर सकते। इस श्रेणी में मुख्यतः जैसे हमला है, मानहानि है, उपेक्षा है, षड्यंत्र है, अपदूषण है, ये वो अपकार हैं जिनमें वादी चाहे तो रेमेडी के लिए वाद को अपकृत्य की श्रेणी में दाखिल कर सकता है और चाहे तो अपराध की श्रेणी में दाखिल कर सकता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों उपचार जो हैं अपराध और अपकृत्य में, इन मामलों में, वो अल्टरनेटिव हैं, अनुकल्पी हैं, न कि संवर्ती या कनकरेंट। कहने का मतलब ये है कि ये इन मामलों में अपकृत्य और अपराध दोनों के लिए वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। ये वादी के विवेक पर या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस श्रेणी में उसे एंटाइटल करना चाहता है। तो यहाँ देखो, एक बार फिर देखें, गंभीरता, अपकार की श्रेणी, वादकर्ता, वाद की वापसी, उपचार, इन 5 आधारों पर मुख्यतः हम अपकृत्य और अपराध के डिफरेंस को या इनकी प्रकृति में जो अंतर है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इनके साथ महत्वपूर्ण बात मैंने आपको ये बताया कि कुछ अपकारों की ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें इनमें से किसी भी श्रेणी में दाखिल किया जा सकता है और वो अल्टरनेटिव होती हैं, न कि कंकरेंट। जैसे हमला है, मानहानि है, उपेक्षा है, षड्यंत्र है, अपदूषण है, ये ऐसे अपकार हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ देखो, इन दोनों के बीच अंतर को देखने के लिए हमें मेंस रिया के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। देखो, बड़ी बात अपकृत्य और अपराध में अंतर साबित करने वाली जो चीज है वो है रोल ऑफ मैलिस इन टॉर्ट, दुर्भावना, बुरा आशय, बुरा प्रयोजन। इसकी क्या भूमिका है अपकृत्य में और क्या भूमिका है अपराध में? तो देखो, दुर्भावना जो है उसका टॉर्ट के अंदर क्या रोल है, इसमें पहला और महत्वपूर्ण गोल्डन रूल हमारे सामने ये निकल कर आता है अध्ययन से कि सामान्यतया प्रासंगिक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपकृत्य विधि में मैलिस या विद्वेष जो है वो सामान्यतया प्रासंगिक या रिलेवेंट नहीं माना जाता है। या इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखो, 2 सेंटेंस मैंने यहां नोट किए हैं, इनसे आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझ जाओगे। देखो, अच्छा प्रयोजन दोषपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण नहीं बना देता। अच्छा प्रयोजन दोषपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण नहीं बना देता। हमारा इरादा अच्छा है, कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन कार्य दोषपूर्ण है जो किसी के लीगल राइट को ओवरराइड कर रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है।
तो हमारा अच्छा इरादा उसे विधिपूर्ण नहीं बना देगा। दूसरा, अथवा में देखो इसमें क्या लिखा है, कोई विधिपूर्ण कार्य इसलिए दोषपूर्ण नहीं हो जाता, कोई विधिपूर्ण कार्य इसलिए दोषपूर्ण नहीं हो जाता कि वह बुरे प्रयोजन या दुर्भावना से किया गया है। कहने का मतलब है कि हमने ऐसा कार्य किया है जो विधिपूर्ण है, किसी के लीगल राइट का हनन नहीं करता है, तो फिर भले ही हमने उसको बुरे इरादे या बुरे प्रयोजन से किया होगा, वो उस कार्य को अवैध या गलत नहीं बना सकता या दोषपूर्ण नहीं बना सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ इस बात को एक बार फिर देखेंगे। देखो, सामान्यतया विद्वेष जो है वो अपकृत्य विधि में प्रासंगिक नहीं माना जाता। कहने का मतलब ये है कि विद्वेष का अपकृत्य विधि में कोई खास महत्व नहीं है। बुरे आशय, बुरे प्रयोजन के साथ किया गया वैध कार्य सदैव वैध रहेगा और अच्छे प्रयोजन के साथ किया गया अवैध कार्य सदैव अवैध रहेगा। उसे अच्छे प्रयोजन से वैध नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शनल कंडीशन है कि कुछ अपकार ऐसे होते हैं अपकृत्य विधि में जिनमें विद्वेष को प्रासंगिक माना गया है, या मैलिस या बुरा प्रयोजन जो है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इस श्रेणी में जो मामले आते हैं वो है छल है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन है, क्षतियुक्त मिथ्योक्ति है, षड्यंत्र है और मानहानि की कुछ विशेष स्थितियां। मानहानि की कुछ विशेष स्थितियां जिसमें हम साहस से किसी की मानहानि करना चाहते हैं। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 511 में अपन देखते हैं। तो मानहानि के सारे मुद्दे नहीं, मानहानि की कुछ विशेष मामले, कुछ विशेष परिस्थितियां जिनमें मैलिस को या विद्वेष को हम प्रासंगिक मान सकते हैं या इससे रिलेवेंट कर सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि अपकृत्य विधि में मैलिस, मेलाफाइड इंटेंशन या विद्वेष का रोल नहीं होता। अगर हमने किसी के विधिक अधिकार का हनन किया है तो हम दोषी हैं, भले ही उसके पीछे हमारा इरादा कितना ही उत्तम क्यों न हो, कितना ही अच्छा क्यों न हो। और यदि हमने विधिपूर्ण कार्य किया है तो उस कार्य के पीछे हमारा कितना ही विद्वेष क्यों न हो, कितना ही दुर्भावना से उस कार्य को हमने क्यों नहीं किया हो, फिर भी उसे हम अवैध नहीं बना सकते। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं अपकृत्य विधि में जिनमें हम विद्वेष को प्रासंगिक मान सकते हैं या विद्वेष को मामले में न्यायालय द्वारा कंसीडर किया जा सकता है। उनमें हम छल को ले सकते हैं, विद्वेषपूर्ण अभियोजन को ले सकते हैं, क्षतियुक्त मिथ्योक्ति है, षड्यंत्र है, मानहानि के कुछ विशेषित मामले हैं। इस प्रकार इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम या यूँ कह सकते हैं कि रोल ऑफ मैलिस इन टॉर्ट, इसको ध्यान में रखते हुए भी हम अपनी पिछली हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन पेनल कोड में हम पढ़ते हैं कि आशय या मेंस रिया जो है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जो डिस्कस किया वो है अपराध और अपकृत्य में अंतर। अगली कक्षा में अपन इसके एक्सेप्शन या अपवादों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।